हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कोर्स का क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 1। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कण, परमाणु, अणु तथा आयन ये सभी क्या होते हैं? घटक कण होते हैं। ये एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं और ये एक क्रम में जुड़ने से एक आकृति का निर्माण करते हैं। वो आकृति 3D होती है और इस निश्चित 3D व्यवस्था या त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। फिगर में समझिए, यहाँ आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रही होंगी। ये सभी परमाणु, अणु या आयन को प्रदर्शित करती हैं और ये सभी एक निश्चित क्रम में जुड़ी हुई हैं और इनको आपस में किसी रेखा द्वारा जोड़ने पर एक निश्चित आकृति प्राप्त होती है और इस त्रिविमीय आकृति को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब समझते हैं इकाई सेल। इकाई सेल को एकक कोशिका भी कहते हैं। वह लघुत्तम इकाई जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक बनता है, उसी को इकाई सेल कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी इकाई है और उसको बार बार दोहराने से जो अभी ऊपर क्रिस्टल जालक था उसका निर्माण हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं। वे ठोस जिनमें घटक कण, परमाणु, अणु तथा आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। इन ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक जैसा पैटर्न हमेशा हर स्थिति पे आपको दिखाई देगा। ये परमाणु, अणु या आयन जो भी हैं, ये एक निश्चित क्रम में एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इसी व्यवस्था को जब ये लंबी दूरी तक एक जैसी होती है, एक जैसा पैटर्न बनता है, तो इसे ही दीर्घपरासी व्यवस्था कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है ग्रेफाइट, आयरन, सोडियम क्लोराइड आदि। और अब अक्रिस्टलीय ठोस देखते हैं। वे ठोस जिनमें घटक कण, परमाणु, अणु तथा आयन अनियमित क्रम में जुड़े होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस के बिल्कुल अपोजिट, उसमें निश्चित क्रम होता है, इसमें अनियमित क्रम होता है। ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं या इन्हें अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। इन ठोसों में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। अब लघु परासी दीर्घ परासी का अपोजिट, यानी बहुत कम दूरी के लिए पैटर्न सेम होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर पैटर्न अगर आपको कहीं थोड़ा सा सेम दिख भी रहा होगा तो बहुत छोटी दूरी के लिए, यानी एक लंबी दूरी के लिए एक जैसा पैटर्न नहीं बन सकता। इनकी व्यवस्था अनियमित होती है, तो ऐसे ठोसों को ही अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोषों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक से एक परमाणु या आयन अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी का क्या अर्थ है? अंतराकाशी का अर्थ है अंदर स्थित आकाश के समान स्थान। अंतराकाशी का एक अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि अंदर स्थित खाली स्थान। और इस दोष में ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको ऐसे चित्र से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल जालक की व्यवस्था कुछ दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर एक रेड कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा जिसमें से आयन गायब है। आपको बाकी सारे सर्कल्स में A+, B-, A+, B- ऐसे करके आयन दिखाई दे रहे हैं, बट एक में से गायब है और यही आयन अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला गया? अंतराकाशी, यानी अंदर स्थित किसी खाली स्थान में चला गया जहां इसको होना चाहिए था वहां नहीं है, वहां से हट गया। अब इसमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो गया। इस ठोस में फ्रैंकल दोष उत्पन्न हुआ है। अब इसमें घनत्व में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आयन इसने छोड़ा अपना स्थान, ये अब कहीं बाहर नहीं गया है, ये अपना स्थान छोड़कर इसी के अंदर बैठा हुआ है, तो इससे इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फ्रैंकल दोषों के उदाहरण है AgCl सिल्वर क्लोराइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और AgI सिल्वर आयोडाइड। और अब देखते हैं शॉटकी दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल जालक से कुछ परमाणु, अणु या आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी इसमें अंतराकाशी स्थान में नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? क्रिस्टल की सतह पर, यानी अंदर से
बिल्कुल हट ही जाते हैं और इस दोष में ठोस के घनत्व का परिवर्तन हो जाता है, यानी ठोस का घनत्व कम हो जाता है। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैसी व्यवस्था है और इसमें दो आपको सर्कल खाली दिखाई दे रहे होंगे। इसमें अक्सर क्या होता है, धनायन और ऋणायन एक साथ क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो आयन निकले हैं या जो भी परमाणु निकले हैं वो अपने स्थान पर होते ही नहीं है और अंदर भी नहीं होते, तो इसका घनत्व कम हो जाता है। और इसके उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड KCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। और अब हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कैसी दिखती है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों पर, कितने कोने, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोनों पर तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर आपको 4 कोने ऊपर दिखाई देंगे, 4 कोने नीचे दिखाई देंगे और 4 फलक, फलक मतलब सतह, सतह कितनी तरफ, बगल में 4 आपको और एक ऊपर और एक नीचे, कुल मिला के 6 सतहें आपको दिखाई देंगी। समझ गए इसे? अब आपको कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान पता होना चाहिए। तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे होंगे वो केवल 1/8 ही इसके अंदर है और बाकी इसके बाहर है। तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान हो गया 1/8 तथा फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान आपको दिखाई दे रहा होगा, आधे आधे इसके अंदर है और आधे बाहर है। तो फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1/2 होता है। अब हम इसे परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए जितने भी कोनों पर हैं उनको उनके योगदान से गुणा करेंगे और जो भी इसके फलक पर हैं उसको उसके योगदान से गुणा करेंगे। तो कोनों पर कुल 8 है, तो हम गुणा करते हैं 8 को 1/8 से, क्योंकि 1 का योगदान वह 1/8 है, तो 8 को 1/8 से गुणा करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 6 फलक हैं और उस प्रत्येक फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1/2 है, तो 6 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 × 1/8 1 और 6 × 1/2 आएगा 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4। इस तरह से इस पूरे एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या हो जाती है 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है मोललता तथा मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मोलरता देख लेते हैं। मोलरता का मतलब है मोलैरिटी। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता के बराबर होती है। अब पहले समझिए विलयन क्या है। आपको शायद पता हो, विलयन जैसे चीनी और पानी को मिलाकर शरबत बनाया जाता है, तो उसी शरबत को विलयन कहते हैं। अब किसी विलयन यानी शरबत का 1 लीटर ले लिया जाए और उसमें घुले विलेय के यानी चीनी के मोलों की संख्या, 1 लीटर शरबत में घुले चीनी के मोलों की संख्या उसकी मोलरता के बराबर होगी। किसकी मोलरता? शरबत की मोलरता के बराबर होगी। कैसे? विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलेय की मोलों की संख्या को जब विलयन के आयतन से भाग देते हैं, आयतन लीटर में होना चाहिए, तो हमें प्राप्त होता है विलयन की मोलरता। अब देखते हैं विलयन की मोललता क्या होती है। मोललता मतलब मोलैलिटी। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता को प्रदर्शित करती है। अब विलायक क्या बताया था अभी मैंने? विलायक क्या था? पानी, और विलेय था चीनी, विलयन था शरबत। तो विलायक के 1 किलोग्राम में यानी 1 किलोग्राम पानी लें और उसमें विलेय के मोलों की संख्या जितनी होगी, विलेय मतलब चीनी, 1 किलोग्राम पानी में चीनी के मोलों की संख्या विलायक के मोललता के बराबर होगी। तो विलायक की मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या यानी चीनी के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान यानी पानी का द्रव्यमान किलोग्राम में। यह ध्यान रखना है आपको। मोलरता में आयतन होता है विलयन का नीचे, और इसमें क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान और आयतन। ये बातें आपको याद रखनी है। अभी एक बात और आपको याद रखने लायक है, मोलों की संख्या को कभी कभी ग्राम अणु भी लिखा जाता है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम अणु या मोल एक ही होते हैं और इन दोनों को निकालने के लिए भार को अणुभार से भाग दिया जाता है, यानी एक मोल बराबर भार बटे अणुभार या ग्राम अणु बराबर भार बटे अणुभार। तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारे छठवें क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं मोल प्रभाज किसे कहते हैं। यदि विलयन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल n तथा कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N तथा विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या जो स्मॉल n तथा कैपिटल N है और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या जो इन दोनों को जोड़कर प्राप्त हुई है स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इन दोनों का अनुपात ही मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के लिए करना है तो विलेय के मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे और विलायक के लिए करना है तो विलायक के मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे। इस तरह से इन दोनों का मोल प्रभाज निकाला जा सकता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। किसी विलयन में विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। और एक ऐसा न्यूनतम दाब जिसको लगाने से यह क्रिया रुक जाए उसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब P इक्वल टू CST भी होता है, जहां C विलयन की सांद्रता है, S विलयन स्थिरांक है तथा T विलयन का परमताप है। S का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। हमारे आठवें क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम की व्याख्या। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय का मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में अवनमन होता है P नॉट माइनस PS और आपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। ये बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के। विलेय का मोल प्रभाज निकालना हमने सीखा था अभी। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इन दोनों के अनुपात को ही विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर आप P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। P नॉट को विलायक का वाष्प दाब कहते हैं और PS को विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। n विलेय के मोलों की संख्या है तथा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस केवल ऊपर वाले फार्मूले को आप ध्यान में रखिए बस। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन में हमें आदर्श विलयन तथा हेनरी के नियम इन दोनों को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। जो विलयन ताप और सांद्रता की किसी भी अवस्था से प्रभावित हुए बिना राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो जो नियम का पालन करेगा वही तो आदर्श होता है। तो ये विलयन किसके नियम का पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का। और ताप और सांद्रता की किसी स्थिति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ताप और सांद्रता की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो इन्हें राउल्ट के नियम का पालन करने से रोक सके। तो इस प्रकार के विलयन ही आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयनों के कुछ उदाहरण बेंजीन टॉलुईन का विलयन, हेक्सेन हेप्टेन का विलयन, ये सभी आदर्श विलयनों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हेनरी का नियम। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, आंशिक दाब को P से लिखा जाता है, उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं P समानुपाती X। और इसको इक्वल बनाने के लिए हमें एक नियतांक लाना पड़ता है जो KH होता है। तो P इक्वल टू KH X होता है, जहां KH हेनरी स्थिरांक है। KH को क्या कहेंगे? हेनरी स्थिरांक कहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन से क्या तात्पर्य है।
तो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। आपको बस इतना सा याद रखना है, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। और इसे लिखते हैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी इक्वल टू टीबी विलयन, टीबी यानी कि विलयन का क्वथनांक माइनस टीबी विलायक, विलायक का क्वथनांक। बस यही हो जाता है क्वथनांक उन्नयन। और अब देखते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है। विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही हिमांक अवनमन के बराबर होता है। और हिमांक अवनमन को लिखते हैं डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है टीएफ विलयन, यानी विलयन का हिमांक माइनस विलायक का हिमांक, टीएफ विलायक। तो अभी हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आप चाणक्य एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।